कभी सोचा है कि डिप्लोमेसी में क्या कुछ मुमकिन है? जरा सोचिए, दो ऐसे देश जो एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं और एक ही लीडर जिसे दोनों देश अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम इसी असाधारण कूटनीतिक पहेली को समझने जा रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव हुआ? चलिए पता लगाते हैं। तो ये हैं वो दो सम्मान। एक तरफ है इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, जो 2026 में दिया गया, और दूसरी तरफ है फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, जो 2018 में मिला। एक ही लीडर को कुछ ही सालों के फासले में दो कट्टर प्रतिद्वंदियों से ये सम्मान मिलना, यही इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो सवाल सीधा सा है, ये हुआ कैसे? कैसे एक ही नेता दो ऐसे पक्षों का विश्वास जीतने में कामयाब रहा जिनके बीच दशकों से गहरा संघर्ष चला आ रहा है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाएंगे और उस कूटनीतिक रणनीति को समझेंगे जिसने इसे मुमकिन कर दिखाया। चलिए कहानी शुरू करते हैं इजराइल से मिले सम्मान से। ये इस कूटनीतिक संतुलन का सबसे ताज़ा उदाहरण है और इससे हमें इसके पीछे की वजहों को समझने में मदद मिलेगी। तो बात है 25 फरवरी 2026 की। जगह थी यरूशलेम में इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहते हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या थी पता है? ये सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी नेता बने, फर्स्ट एवर। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं था, बल्कि संस्थागत स्तर पर भारत के प्रति ये बहुत बड़ा सम्मान था। अच्छा, पर ये अवार्ड दिया क्यों गया? आधिकारिक तौर पर यह भारत और इजराइल के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे अहम क्षेत्रों में गहरी होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मान्यता देने के लिए था। तो साफ है, ये दोस्ती सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर ठोस सहयोग पर आधारित है। तो ये तो थी इजराइल की बात। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, साल 2018 में। इजराइल से कई साल पहले फिलिस्तीन ने भी भारत को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था। चलिए अब इस तरफ की कहानी देखते हैं। ओके, तो तारीख थी 10 फरवरी 2018 और जगह थी रामल्ला। वहां राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ये सम्मान दिया, और ये कोई मामूली अवार्ड नहीं है। ये फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विदेशी राष्ट्राध्यक्षा को दिया जाता है। लेकिन इस अवार्ड के पीछे की वजह क्या थी? ये सिर्फ एक औपचारिक इशारा नहीं था। ये फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए भारत के ऐतिहासिक और लगातार समर्थन को एक तरह से मान्यता देना था। और इसकी टाइमिंग भी बड़ी खास थी। ये अवार्ड तब दिया गया जब पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के आधिकारिक दौरे पर गए थे। एक ऐतिहासिक मौका था बेशक। तो अब हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर भारत ने ये असंभव लगने वाला संतुलन साधा कैसे? इसका जवाब भारत की विदेश नीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं डी-हाइफनेशन। आइए इस रणनीति को थोड़ा डीकोड करते हैं। डी-हाइफनेशन को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बिल्कुल आसान शब्दों में इसका मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय करता है, किसी और देश के दबाव में आकर नहीं। मतलब अपने फैसले खुद लेना, अपनी शर्तों पर। और अब आते हैं मुख्य सिद्धांत पर, डी-हाइफनेशन। देखिए, पहले क्या होता था कि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन के साथ रिश्तों को हमेशा एक साथ एक हाइफन लगाकर देखा जाता था। डी-हाइफनेशन का मतलब है उस हाइफन को हटा देना, यानी इजराइल के साथ हमारा रिश्ता अलग है और फिलिस्तीन के साथ अलग। एक का असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा, दोनों स्वतंत्र संबंध हैं। और इसी से जुड़ा है एक और आइडिया, मल्टी अलाइनमेंट। ये पुरानी गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट की नीति से एक कदम आगे है। किसी से समान दूरी बनाए रखने के बजाय भारत अब एक ही समय में कई अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी ताकतों के साथ भी सक्रिय रूप से साझेदारी करता है, ताकि अपने राष्ट्रीय हितों को साधा जा सके। और इस नीति का सबसे साफ उदाहरण इन 2 सालों में दिखता है। 2017 में प्रधानमंत्री ने एक स्टैंड अलोन दौरा किया, सिर्फ इजराइल का। और ठीक अगले साल 2018 में एक और अलग दौरा, इस बार सिर्फ फिलिस्तीन का। यात्राओं का ये अलगाव ही डी-हाइफनेशन नीति का सबसे शानदार प्रदर्शन है। तो हमने नीति तो समझ ली, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? ये रणनीतिक संतुलन भारत को वैश्विक मंच पर कहाँ खड़ा करता है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं? देखिए, सबसे अहम नतीजा ये है कि भारत ने जीरो सम गेम की धारणा को तोड़ा है। ये साबित किया है कि दोनों पक्षों के साथ मजबूत रिश्ते संभव हैं।
इससे भारत पर वैश्विक विश्वास बढ़ता है और उसे एक ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर देखा जाता है। और सोचिए, ये रणनीति भारत को इजराइल से जरूरी रक्षा तकनीक हासिल करने और साथ ही संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने की सामरिक स्वतंत्रता देती है। और ये सिर्फ हमारा आंकलन नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स का ये उद्धरण देखिए। इसमें साफ लिखा है कि नई दिल्ली शायद दुनिया की एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसका तेल अवीव और रामल्ला दोनों जगह स्वागत है। ये इस अनोखी कूटनीतिक स्थिति को मिली वैश्विक मान्यता का प्रमाण है। और अंत में ये सब हमें एक दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। जटिल प्रतिद्वंदिताओं से भरी इस दुनिया में क्या डीहाइफिनेशन और मल्टी अलाइनमेंट का भारत का ये दृष्टिकोण 21वीं सदी की कूटनीति के लिए एक नया मॉडल या एक नया खाका हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।